अब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जड़ हिलने वाली है? क्या हरियाणा में खाली हुई राज्यसभा की एक सीट पर जहां बीजेपी ने नाम फाइनल कर लिया है और जहां नामांकन भी दाखिल हो चुका है, क्या अब भारतीय जनता पार्टी में बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आएगी? एक बार फिर से बीजेपी ने साबित कर दिया है कि उनके फैसलों के आगे हर किसी को झुकना ही पड़ेगा। बीजेपी ने अगर फैसला कर लिया, इस फैसले का विरोध आप नहीं कर सकते। राज्यसभा की खाली हुई एक सीट पर चुनाव 20 दिसंबर को होगा, लेकिन फैसला हो चुका है कि निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में राज्यसभा का चुनाव जीत जाएगी, क्योंकि विपक्षी दलों के पास वो संख्या बल नहीं है विधायकों का जो विरोध कर सके, जो बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतर सके। भारतीय जनता पार्टी बहुमत के हिसाब से निर्विरोध राज्यसभा का चुनाव जीत जाएगी, लेकिन देखा जाए तो इसी चुनाव के साथ साथ बीजेपी में कई दिग्गज चेहरे नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। नाराजगी का कारण है कि आखिरकार बीजेपी उनके नामों को क्यों नहीं आगे कर रही है। बीजेपी क्यों हर बार उन नामों को हटा देती है जो लंबे समय से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि रामविलास शर्मा की नाराजगी थी कि उनका टिकट कट जाता है महेंद्रगढ़ से, बल्कि 5 बार के विधायक महेंद्रगढ़ से रह चुके हैं रामविलास शर्मा। नाराजगी जाहिर की, रोते बिलखते हुए नजर आए, लेकिन उम्मीद थी कि राज्यसभा के लिए आगे बीजेपी उन्हें करती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ कई नामों की चर्चा थी, संजय भाटिया, सुनीता दुग्गल, मोहन लाल बड़ोली और कुलदीप बिश्नोई। इसमें कुलदीप बिश्नोई का नाम भी शामिल है, जो कांग्रेस पार्टी से अलग हटकर बीजेपी में आए। बीजेपी में आने के बाद चुनाव लोकसभा का लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। हिसार से कुलदीप बिश्नोई का टिकट काट दिया जाता है। इसके बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की खाली हुई सीट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने किरण चौधरी को आगे कर दिया। इस बार कुलदीप बिश्नोई ने दबाव बना दिया था, लेकिन बीजेपी ने फिर से कुलदीप बिश्नोई को नाराज कर दिया। ये कई चेहरे नजर आते हैं जहां बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं, और इससे जुड़े हुए कई सवाल बन जाते हैं कि आखिरकार बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, राज्यसभा उम्मीदवार के लिए रेखा शर्मा को आगे कर दिया है। ये महिला आयोग की चेयरपर्सन रह चुकी है, 9 साल तक इन्होंने ये पद संभाला। ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीब मानी जाती है, करीबी रिश्ता है रेखा शर्मा का, और हरियाणा में अब वो राज्यसभा सांसद निर्विरोध चुन ली जाएंगी। अब ऐसे में क्या बीजेपी में बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि कई नाम चल रहे थे इसके लिए? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, और जिस तरह का जिक्र नामों का आपने किया है, जाहिर बात है कि यहाँ पर कोई एक नाम को चुनना बीजेपी के लिए आसान काम नहीं है। लेकिन यहाँ पर वही बात होती है, देखिए नाज़मीन, अगर हम दिल्ली की अगर शुरुआत करें बात में कि यहाँ पर अगर विधानसभा चुनाव होने वाले, आम आदमी पार्टी लगभग अब तक 31 नामों का ऐलान कर चुकी है, और इसमें 24 जो नाम है वो एकदम नए नाम हैं। और यहाँ पर जो टिकट काटे गए हैं, या एक तरीके से जो वर्तमान में विधायक है उनको टिकट नहीं दिया गया है, वो कहीं ना कहीं पार्टी से नाराज हो रहे हैं और एक तरीके से पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ सकते हैं। कुछ यही तस्वीर हरियाणा में भी बन के सामने आ रही है, कुलदीप बिश्नोई हो या और बाकी नेता हो, रामविलास शर्मा हो, या इसके अलावा भी जो जिस तरह के बड़े नेता रहे हैं, सबने एक सुर में कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के विरोध किया है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर राज्यसभा की सीट से पहले देखा गया किरण चौधरी को दे दी गई, और उसको लेकर भी है तो वह मची कि भाई दूसरी पार्टी से आने वाले लोगों के ऊपर इतनी मेहरबानी, और अपनी पार्टी में जो लोग काम कर रहे हैं, लंबे अरसे जुड़े हुए हैं, उनको आखिर कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। तो यहाँ बीजेपी के लिए स्थिति को संभालना उतना आसान नहीं होने वाला है। कुलदीप बिश्नोई, सही कहा आपने कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हैं, और बीजेपी में भी जिस तरह से उनको अब कह सकते हैं किनारे किया जा रहा है, तो सवाल यही उठता है कि क्या बीजेपी यहाँ पर सिर्फ अपने फायदे के लिए पॉलिटिक्स करती हुई नजर आती है। रेखा शर्मा का जिस तरह नाम निकल कर सामने आया, तो जाहिर बात है कि जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, खासकर जो चर्चित चेहरे हैं, वो ये बात बार बार कह रहे हैं कि भाई आखिर उनको क्यों साइडलाइन किया जा रहा है। अगर हरियाणा की बात हम करें तो जाहिर बात है बीजेपी जिस तरह सत्ता में आई है,
कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी भले ही सत्ता में आई है, लेकिन शायद बीजेपी को भी इस बात का एहसास नहीं रहा होगा कि वो सत्ता में आ सकती है, क्योंकि जिस तरह का माहौल बना हुआ था वैसा लग रहा था कि यहाँ पर बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी बनने वाली है। और जाहिर बात है, कांग्रेस पार्टी के अगर वोट बैंक में हम नजर डालें तो लगभग 39.2 के आसपास उनको वोट मिला है, 39.2% के आसपास। वहीं बीजेपी को आई थिंक 39.6% वोट मिला है, यानी कि लगभग आसपास है। लेकिन जो नतीजे हैं वो बीजेपी के पक्ष में चले जाते हैं। अब यहाँ बीजेपी जो कि पावर में है और जो राज्यसभा की सीट है उसमें भी पावर दिखाई देते हैं। आपको याद होगा नाज़मीन की पहले भी जब किरण चौधरी के नाम पर चर्चा हुई थी और राज्यसभा के लिए, तो उस समय भी ये बात कही गई कि क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई चेहरा निकलकर सामने आएगा। तो आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी ने उस समय भी कहा था कि भाई हमारे जो बहुमत का आंकड़ा जो है बहुत कम है, इसीलिए हम इन चुनावों में नहीं जाएंगे और वहां पर किरण चौधरी जो है वो जीत दर्ज करती हुई नजर आ सकती है। और जिस तरह से हम अब भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रेखा शर्मा के पक्ष में जो अगर माहौल बन रहा है, जैसे में कांग्रेस पार्टी अभी भी अपने आप को पीछे ही पाएगी। आप देखिए 37-38 सीटें उनके पास है, बीजेपी लगभग 50 के आंकड़े के आसपास है, क्योंकि 47 उनके पास है, बाकी का बहुमत भी उनको मिला हुआ। तो एक तरीके से आंकड़े जो है वो बीजेपी के पक्ष में जाते हुए नजर आते हैं। लेकिन हम अगर पार्टी के नेताओं की आपस में जो तनातनी को देखें, पार्टी के नेताओं का आपस में कह सकते हैं होड़बाजी को देखें, तो नजर ये आता है कि मेरा नाम इसमें क्यों शामिल नहीं था, मुझे क्यों कह सकते हैं राज्यसभा भेजने के लिए नामित नहीं किया गया। और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में ये जो बड़े नाम है, चाहे हम कुलदीप बिश्नोई की बात करें, रामविलास शर्मा की बात करें, ये बड़े नाम जो है ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं परेशानी खड़े करते हुए नजर आ सकते हैं। सर देखिए, राज्यसभा के इस नाम के साथ साथ एक और बड़ी मुश्किल बीजेपी पर आई हुई थी, जहां कैबिनेट में मंत्रियों की संख्याओं को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। दिसंबर का महीना तय किया गया था कि सुनवाई होती। अब आप देखिए कि दिसंबर का महीना भी आ चुका है और अब क्या लगता है कि जहां मंत्रियों की संख्याओं की बात की जा रही थी, क्या इनमें से किसी मंत्री पर गाज गिरती हुई नजर आ सकती है, जिस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं? देखिए जाहिर बात है, हरियाणा में कई तरह की चीजों को लेकर इस तरह माहौल बना हुआ है। आपने सही कहा कि पहले भी इसको लेकर लगातार बात चल रही थी, कोर्ट तक में सुनवाई इसको लेकर चल रही है। और जाहिर बात है कि भाई अगर आप तय सीमा से ऊपर अगर मंत्री बनाओगे या आप कह सकते हैं पदों का बंटवारा करोगे तो आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। लेकिन ऐसे में जिस तरह कोर्ट में पूरा मामला है और एक जो सदस्य ज्यादा दिखाई पड़ता है, अगर वो कम किया जाएगा तब भी बीजेपी के ऊपर कह सकते हैं बड़ी मुसीबत यहाँ पर आती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि पहले ही पूरा माहौल जो है वो खिलाफ नजर आता है। पहले ही कई जो लोग हैं, चाहे राम कुमार गौतम की बात करें, वो भी नाराज नजर आते हैं। तो ऐसे में अगर इक्का दुक्का लोग और भी नाराज रहते हैं या होते हैं तो ये बीजेपी के लिए स्थिति को संभालना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होने वाला है नाज़मीन। क्योंकि देखिए यहाँ पर सिर्फ बीजेपी की बात करें तो 45-46 मेरे ख्याल में कि उनके पास विधायक हैं, इसमें भी 2-3 बिल्कुल आप देखिए नाराज दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ जिस तरह से राज्यसभा के लिए नाम निकलकर सामने आया, इसमें से अगर कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो अपने कह सकते हैं कि प्रभाव वाले विधायकों को अपनी तरफ कर पाए, तो ये बीजेपी के लिए स्थिति को संभालना बेहद मुश्किल हो सकता है। क्योंकि बीजेपी इसी फिराक में रहती है कि आपस में कह सकते हैं स्थिति खराब हो बाकी दलों की और वो कैसे कुछ लोगों को अपनी पार्टी में लेकर आती हुई नजर। लेकिन अगर बीजेपी के अंदर इस तरह की स्थिति खराब होगी तो जो दीगर पार्टियां हैं, बाकी जो पार्टियां हैं, वो भी बीजेपी कुनबे पे लगातार थोड़ा थोड़ी कर सकती है। और यहाँ पर सर मैं यहाँ पर टोकना चाहूंगी, रामविलास शर्मा का हम जिक्र कर रहे थे। हाल ही में उनका एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने खुद ये दावा किया था कि जो खट्टर हैं वो ये नहीं चाहते थे कि जो दूसरी पार्टियों से आए हैं उनका कद बीजेपी में बढ़ पाए, तो इसलिए विधानसभा में टिकट भी कटा, राज्यसभा में भी टिकट कटते हुए नजर आए। और अब हम मंत्रियों की बात करें, इसमें भी कहीं ना कहीं नाम हट सकते हैं। तो अब देखिए बीजेपी चाहती तो है कि दूसरे दल से लोग जुड़े, लेकिन उनकी ताकत उतनी ना बढ़ पाए जो बीजेपी पर हावी हो पाए। देखिए बिल्कुल नाज़मीन, अगर जरा आप मध्य प्रदेश में देखिए, सिंधिया बड़े कह सकते हैं कि इत्मीनान के साथ में बीजेपी में शामिल होते हैं कि भाई यहाँ जाऊंगा तो मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। लेकिन आज किस तरह से उनको दरकिनार किया जा रहा है, किसी छुपी हुई बात नहीं है। इसके अलावा इमरती देवी जो उन्हीं के साथ में कह सकते हैं कि बीजेपी में शामिल हुई थी, कहती हुई नजर आती है कि अगर मैं कांग्रेस पार्टी में होती तो चुनाव नहीं हारती। आप जरा
हार्दिक पटेल को देखिए, गुजरात में कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष थे, आज वो कहाँ है किसी को खबर नहीं। तो ऐसा लगातार देखने को मिलता है। राव इंद्रजीत की आप हरियाणा में ही बात कर सकते हैं, जो 2013 में बीजेपी के अंदर शामिल होते हैं इस उम्मीद के साथ में कि भाई मुझे भी एक दिन मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा। 2000 उसके जैसे ही वो शामिल होते हैं उसके बाद लगातार देख रहे हैं कि 3 बार से हैट्रिक बीजेपी बनाती है, 14 में जीतती है, 19 में जीतती है और फिर एक बार अभी भी जीती हुई नजर आती है। लेकिन उसके बावजूद भी राव इंद्रजीत को दरकिनार कर दिया जाता है। तो यही एक कह सकते हैं कि खलीफ है जो बाकी कह सकते नेताओं के अंदर जो बाकी दलों से आए हैं कि भाई हमारे ऊपर बीजेपी उतना ध्यान नहीं देती है, हम इसलिए हमारे पर ध्यान नहीं दे रहे कि हम बाकी दूसरे दलों से निकलकर सामने आए। तो देखिए स्पष्ट हो जाती है स्थिति कि अपना जो है वो मार कर भी छांव में डालता है, और जिस तरह से आप दूसरे कुनबे में जाते हो तो जो इज्जत सम्मान आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। जरा आप चंपई सोरेन की तरफ देखिए, झारखंड से आते हैं, जेएमएम के सबसे मजबूत चेहरों में से एक होते हैं, जेएमएम पार्टी के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक होते हैं। जब हेमंत सोरेन में जेल होती है तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है, लेकिन हेमंत सोरेन जेल से वापस आते हैं तो उनको कहा जाता है कि भैया आप इस्तीफा दे दीजिए, और हेमंत सोरेन फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब इस बात से चंपई सोरेन बेहद खफा हो जाते हैं, जाकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, और आप वहाँ पर आप उनकी हैसियत देखिए, इज्जत देखिए, उनको नाम लेकर तक बुलाया जाता है। तो ये जो तमाम चीजें बताती है कि जैसे आप दल छोड़ते हैं, दूसरे दलों में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक टीस रहती है कि भाई ये दूसरे दल से आए हैं, इनसे अधिक तवज्जो हमें मिलनी चाहिए। और बारंबार ये चीज देखने को मिलती है कि जो बीजेपी है अपने फायदे के लिए लोगों को लेकर तो आती है, लेकिन जैसे उनका फायदा निकल जाता है वो लोगों को दरकिनार करती हुई नजर आती है। यही कुछ हालत इस समय हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो कुमारी सैलजा ने एक वक्त पर यह भी कहा था कि मरते दम तक कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं छोड़ूंगी। उनके पिता की रगों में भी कांग्रेस का खून कहीं ना कहीं दौड़ता था, और मैं भी अपने पिता के जरिए कांग्रेस पार्टी का लंबे समय तक साथ दूंगी। इसी के साथ साथ कुमारी सैलजा ने ये भी कहा कि अगर कोई वापसी करना चाहता है तो उनका स्वागत कांग्रेस पार्टी हमेशा से करेगी। अब कुलदीप बिश्नोई एक तरीके से संकेत दे रहे हैं, बीजेपी की तमाम बैठकों से दूरी बना रहे हैं। रामविलास शर्मा खट्टर सीएम नैब सैनी का खुलासा कर रहे हैं। लगातार बीजेपी में आपसी रंजिशें पैदा होती हुई नजर आ रही हैं। देखना होगा कि क्या राज्यसभा के चुनाव से पहले जिस नाम को तय किया गया, क्या यही नाम बड़ी वजह बनेगा कि भारतीय जनता पार्टी में बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आएगी। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे इस पे लाइव न्यूज़। धन्यवाद।